स्टूडेंट शिवम राज सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड इन वन शॉट। मतलब कि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा दूंगा और इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर। बट आपको क्या करना है, आपको इस लेक्चर को पूरा देखना है और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो इस लेक्चर को लाइक जरूर से कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइंस की, क्योंकि साइंस हमारे इस सब्जेक्ट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। सो साइंस की डेफिनेशन होती है द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज एंड फेनोमेना इज कॉल्ड साइंस। मतलब कि हमारे इस यूनिवर्स में जो भी हो रहा है, जो भी फेनोमेना हो रहे हैं, उसके पीछे के नेचुरल लॉज की एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को हम लोग साइंस कहते हैं। और अगर इससे और सिंपल भाषा में देखें, सो द ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इन द नेचर इज कॉल्ड साइंस। मतलब कि हमारे इस यूनिवर्स में जो भी कुछ होता है उसकी बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन को, सिस्टमैटिक नॉलेज को हम लोग साइंस कहते हैं। अब इस साइंस एंड नॉलेज के बीच में भी एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है जिसे हम लोग जान लेते हैं। सो नॉलेज इज एन नोन द एक्ट। मतलब कि अगर इस यूनिवर्स में कुछ भी हो रहा है, अगर हम उस चीज को जानते हैं तो हमारे पास उस चीज की नॉलेज है। जैसे कि हमें पता है कि बरसात होती है, हमें पता है कि बॉल को अगर हम कहीं से ड्रॉप करेंगे तो वो नीचे गिरेगी, मगर ये होती क्यों है, इसके पीछे का वाई क्या है। जब हम इस चीज को जान लेते हैं तो वो चीज हो जाती है हमारी साइंस। बट द रीजन एंड लॉज बिहाइंड द एक्ट इज द साइंस। किसी चीज के होने के पीछे का रीजन एंड उसके लॉज को हम लोग साइंस कहते हैं। कोई भी एक्ट हो रहा है तो वो हो क्यों रहा है, बरसात आखिरकार हो क्यों रही है, प्लैनेट्स आखिर सन के अराउंड रिवॉल्व कर क्यों रहे हैं। जब हमें इस क्यों का आंसर मिल जाता है और उस फेनोमेना के पीछे जो जो एक्ट्स होते हैं, जो जो लॉज रहते हैं, जब हमें उनके बारे में पता चल जाता है तब हम कहते हैं कि वो चीज साइंस हो जाती है। अब साइंस भी आगे चल करके कई सारी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है। सो हम उन कैटेगरीज के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला है बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आप पढ़ते हैं द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बिहेवियर्स एंड उनके स्ट्रक्चर, लाइफ फॉर्म्स की ये सारी चीजें आप बायोलॉजिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। अब बायोलॉजिकल साइंस भी आगे चल करके दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। पहली है बॉटनी एंड दूसरी है जियोलॉजी। बॉटनी के अंदर आप लोग पढ़ते हैं प्लांट साइंस के बारे में, मतलब कि प्लांट्स का लिविंग स्ट्रक्चर, उनके अंदर फूड कैसे ट्रांसफर होता है, वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये सारी चीजें आप बॉटनी के अंदर पढ़ते हो। वही बात करें जियोलॉजी के अंदर, सो जियोलॉजी के अंदर आप लोग पढ़ते हो एनिमल किंगडम्स के बारे में, आप पढ़ते हो एम्ब्रायोलॉजी के बारे में, और आप जानते हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग की लाइफ फॉर्म से रिलेटेड चीजें, ये सारी चीजें आप जानते हैं जियोलॉजी के अंदर। क्लियर है। अब इसकी और एक ब्रांच होती है फिजिकल साइंस, जो कि फिजिक्स की एंड केमिस्ट्री की ओरिजिन ब्रांच है। फिजिकल साइंस से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री निकलते हैं। अब फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हो टाइम, स्पेस, एनर्जी एंड मैटर के बारे में। वही केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो कंपोजिशंस एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में। किसी भी चीज की, किसी भी मॉलिक्यूल्स की या आइटम की जो कंपोजिशंस होती है एंड उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। बट इस यूनिवर्स में जो भी चीज हो रहा है, जो मैटर है, जो टाइम है, जो स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉज एंड थ्योरीज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आगे चल करके हमें काफी सारी लॉज एंड थ्योरीज के बारे में बात करनी है। सो अगर हम लोग को इन दोनों चीज के बीच में बेसिक डिफरेंस ही नहीं पता रहेगा तो हम लोग कैसे इनके बारे में ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ पाएंगे और इन्हें लंबे टाइम तक याद कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम लोग इनके बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। सो लॉज आर द नेचुरल रूल्स दैट कैन नॉट बी वायलेटेड व्हाइल थ्योरीज इज द एक्सप्लेनेशन टू दैट रूल। मतलब कि इस यूनिवर्स में जो बेसिक रूल्स होते हैं उन्हें हम लोग लॉज कहते हैं।
एंड उन लॉस को बताने के लिए हम जो भी न्यूमेरिकल्स एंड बाकी सारी चीजों का यूज करते हैं उसे हम लोग थ्योरी कहते हैं। मतलब कि ग्रेविटेशन एक लॉ है जिसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, बट ग्रेविटेशन को बताने के लिए हम जो फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, जिन न्यूमेरिकल्स का यूज करते हैं, उन्हें हम लोग थ्योरीज कहते हैं। लॉज डू नॉट चेंज व्हाइल टाइम विल, थ्योरी कैन बी मॉडिफाइड विद टाइम। मतलब कि लॉज टाइम के साथ बदलते नहीं है, बट थ्योरीज के अंदर चेंज होता है। हम जैसे जैसे नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए रिसर्चेस को परफॉर्म करते हैं, उसी के साथ साथ थ्योरीज के अंदर बदलाव आते रहता है और हम और ज्यादा बेहतर थ्योरीज को प्रपोज कर देते हैं। बट लॉस कभी भी चेंज नहीं होते, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं एंड हमेशा सारी चीजों के ऊपर फिक्स्ड रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इज अ लॉ, व्हाइल व्हाई इट इज सो इज द थ्योरी। मतलब कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये एक लॉ है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। बट ये करता क्यों है, इनके पीछे कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से फिनोमिना घट रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी थ्योरी बताती है, जो कि टाइम टाइम के साथ नए रिसर्च के साथ चेंज होती रहती है। बट हमें ये याद रखना है कि लॉज कभी भी बदलते नहीं है, वो कांस्टेंट ही रहते हैं। समझ गए? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर फ्यूचर में हमें अपनी कोई थ्योरी बनानी होगी, अगर हम खुद से कभी कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, तो हमें ऐसे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा अपनी खुद की थ्योरी बनाने के लिए। सबसे पहला स्टेप है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। आपको अपने जो भी एक्सपेरिमेंट होंगे सबसे पहले उन्हें परफॉर्म करना होगा। नई नई काफी सारी रिसर्चेस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप नई नई चीजों को जान पाओगे एंड उनके बारे में डेप्थ में जाकर के नॉलेज ले पाओगे। बट आपको ये सारी चीजें एक कंट्रोल्ड मैनर में करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उससे आप अपना पूरा ऑफिस ही ब्लास्ट कर लो, ऐसी कोई भी चीजें नहीं करनी है। आपको नेचुरल फंडामेंटल सारी चीजों को ध्यान में रख करके, सारी नेचर के लॉस को ध्यान में रख करके किसी भी काम को करना है और उसे कंट्रोल्ड मैनर में करना है। सेकंड स्टेप होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब आप जो भी कर रहे हो अपने रिसर्च के अंदर, अपनी थ्योरी के अंदर, उसकी क्वांटिटी पर एंड क्वालिटी के ऊपर एक टोटल एनालिसिस बनाना पड़ेगा। हर चीज को डिटेल में जाकर के एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बारे में और ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप किसी के बारे में ज्यादा चीजें जान पाओगे और अपनी खुद की एक्सपेरिमेंट को, अपनी खुद की थ्योरी को परफॉर्म कर पाओगे। इसका थर्ड स्टेप होता है सजेस्टिंग मैथमेटिकल मॉडल्स। अब आपको अपने खुद के नए नए मॉडल्स, नए नए मैथमेटिकल इक्वेशंस को जन्म देना पड़ेगा, उससे नए नए मैथमेटिकल इक्वेशंस को बनाना पड़ेगा, ताकि अगर फ्यूचर में ऐसे सेम फेनोमेना होते हैं सो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन वहां यूज की जा सके एंड और ज्यादा नए नए एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जा सके। हमारा फोर्थ स्टेप आ जाता है प्रेडिक्टिंग न्यू फेनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन। अब हमने जो भी ऑब्जर्वेशंस को परफॉर्म किया है उसके हिसाब से हमें नए नए फेनोमेना को खोजना पड़ेगा, उसके बारे में रिसर्चेस करनी पड़ेगी। फिर हमारा फिफ्थ स्टेप आ जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ द थ्योरी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रेश एविडेंस। अब हमारे जो भी नए नए एविडेंसेस आएंगी, हमारी रिसर्चेस की जो भी नए नए रिजल्ट्स आएंगे, उसके हिसाब से हमें अपनी पुरानी थ्योरीज को और ज्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसे और ज्यादा चेंज करके हमारे इस वर्ल्ड के सामने प्रपोज करना पड़ेगा, तभी हमारी थ्योरी एक्सेप्ट की जाएगी और हम भी एक बड़े साइंटिस्ट बन पाएंगे। समझ गए? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि द क्वेस्ट ऑफ साइंस की, मतलब कि साइंस जिन दो बेसिक फंक्शंस के ऊपर चलता है, अब हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला फंक्शन होता है यूनिफिकेशन एंड दूसरा होता है रिडक्शनिज्म। यही दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है एंड की रोल है। अगर हमें साइंस को समझना है तो हमें इन दोनों फंक्शंस के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। हमें इन दोनों की डेफिनेशंस एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिफिकेशंस। इट इज द एक्ट ऑफ यूनिफाइंग द डिफरेंट लॉज वैलिड फॉर द डिफरेंट फेनोमेना इन अ सिंगल थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स ऑल द डिफरेंट फेनोमेना। मतलब कि इस यूनिवर्स में बहुत सारे फेनोमेना होते हैं, बट अगर हम उन सारे फेनोमेना को सिर्फ एक ही थ्योरी से या फिर लॉ से प्रपोज कर पाए तो हम उस लॉ या थ्योरी को यूनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ग्रेविटी का। इस यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो ग्रेविटी से अफेक्ट हो रही है। अगर कोई एप्पल पेड़ से गिर रहा है तो उसमें भी ग्रेविटी लग रही है। अगर सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसमें भी ग्रेविटी लग रही है। अगर हम एक बॉल को किसी भी 6th फ्लैट से ड्रॉप करते हैं सो उसके नीचे जाने में भी ग्रेविटी लग रही है। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं सो उसके पीछे ग्रेविटी लग रही है। तो यहाँ पर हम ग्रेविटी की मदद से कई सारे अलग अलग फेनोमेना को प्रपोज कर पा रहे हैं, अलग अलग कई सारी चीजों को सिर्फ एक ही लॉ से बता पा रहे हैं, इसलिए हम इसे यूनिफिकेशन कहेंगे। वहीं बात करें रिडक्शनिज्म की, सो इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ complex system in simple concise system to show that law of physics can be applied on them systems and we can understand the working of the complex system। मतलब कि रिडक्शनिज्म के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उसको हम लोग बहुत ही सिंपल सिस्टम्स के अंदर ब्रेक कर लेते हैं और उसे इजीली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें थर्मोडायनेमिक्स का, सो थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट हमने क्या किया है, हमने थर्मोडायनेमिक्स को अलग अलग लॉज के अंदर ब्रेक कर लिया है, जिसकी वजह से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को इजीली और बहुत ही जल्दी समझ सकते हैं। इसलिए अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत ही बड़ा सिस्टम है, जब हम उसे बहुत ही छोटे छोटे सिस्टम के अंदर डिवाइड कर देते हैं और उन सारे सिस्टम्स को इजीली समझ जाते हैं, तब हम उस सिस्टम को कहेंगे रिडक्शनिज्म। तो ये थे वो बेसिक दो सिस्टम्स जिसके ऊपर हमारा साइंस वर्क करता है। बात कर लेते हैं इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, जिसके बारे में डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस वही फोर्सेस है जो कि इस यूनिवर्स में होने वाले सारे चेंजेस के पीछे होते हैं। सो कौन कौन से वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस? पहला है ग्रेविटेशन, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरा है स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड चौथा है वीक फोर्स। अब ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जो कि न्यूक्लियर के अंदर एटम्स के अंदर लगते हैं। अब इन चारों फोर्सेस को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो इस वर्ल्ड में सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स से वीक और कोई फोर्स नहीं रहता है। बट ये दो भी अट्रैक्टिव मासेस के ऊपर लगता है, मतलब कि जिस भी सब्सटेंस में, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास प्रेजेंट है उनके ऊपर ग्रेविटेशन लगती है, चाहे वो आप हो या फिर कोई भी दूसरी चीज हो। आप सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो अर्थ हो तो अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रहा है, मून को अट्रैक्ट कर रहा है और बाकी प्लैनेट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। वहीं पर बाकी प्लैनेट्स भी मिलकर के अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि ग्रेविटेशन हमें बताता है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जिसके पास भी मैटर होती है, वो सारी चीजें एक दूसरे चीज को अट्रैक्ट करती है। इट इज द यूनिवर्सल फोर्स। इट प्लेज अ की रोल इन द लार्ज फेनोमेना सच एज यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड गैलेक्टिक क्लस्टर्स। जो भी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है और इन यूनिवर्स के बड़े बड़े फेनोमेना होते हैं, उनके ऊपर यूनिवर्सल फोर्स जो लगता है वो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है। द ग्रेविटेशन फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द टू बॉडीज हैज अ लार्जर मास। मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स तभी एक्ट करेगा जब किसी दो बॉडीज के में एक बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा मास हो, तभी वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर पाएगी। और अगर वहां पर दोनों बॉडीज में सेम मास रहेगा तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो दोनों बॉडीज रेस्ट में चली जाएंगी। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहता है नेचर में और सारे मासेस की चीज पर एप्लीकेबल रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। जितने भी चार्ज पार्टिकल रहते हैं उनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स रहता है उससे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। व्हेन चार्जेस आर एट द रेस्ट द फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। जब भी कोई चार्ज रेस्ट पर रहता है तब हम उन चार्जेस को कूलम्स लॉ के हिसाब से बता सकते हैं कि उन पर कैसा फोर्स लग रहा है और कौन सा फोर्स उनके ऊपर एप्लीकेबल है। When charges are in motion, they produce magnetic field, give rise to the force of moving charge। मतलब कि जब चार्ज मोशन के अंदर रहता है, सो जो बड़े चार्जेस रहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करते हैं,
जिसकी वजह से दूसरे चार्जेस भी अगर किसी दूसरे चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स एप्लीकेबल रहता है जिसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर जनरली इनसेपरेबल, हेंस दे आर नेम एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स रहती है वह मैग्नेटिक फोर्स भी रहती है, एंड इन दोनों कॉन्सेप्ट को कभी भी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इन दोनों फोर्स को एक साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा है। लाइक ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट ओवर लार्जर डिस्टेंसेस, डज नॉट नीड एनी इंटरवल मीडियम। जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट्स पर भी वर्क करता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्जेस भी बहुत दूर के ऑब्जेक्ट पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बहुत दूर के चार्ज पार्टिकल्स पे भी एप्लीकेबल रहते हैं, एंड इन्हें भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स रहता है ये हमारे बीटा डीके के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसके बारे में आपको आगे केमिस्ट्री के अंदर बात करनी है। सो ये जो बीटा डीके रहता है ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है और यहाँ पर हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं किसी भी एटम की, सो एटम के जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट रहते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। सो उन इलेक्ट्रॉन्स में जो सबसे दूर का इलेक्ट्रॉन रहता है उस पर जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो बहुत ही कम रहता है, और अगर कोई दूसरा एटम चाहे तो उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस से जो दूर के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है वो बहुत ही वीक है, और इसी के कारण इसे वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से लगता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन पर लगने के कारण ये बहुत ही वीक रहता है। इसकी जो एवरेज डेंसिटी रहती है वो 10⁻⁻16 मीटर रहती है। इसी रेंज तक ये लग सकता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इससे ज्यादा रेंज तक इसकी रेंज नहीं रहती है, इससे ज्यादा रेंज तक ये एप्लीकेबल नहीं रहता है। समझ गए? अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। सो इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रहता है वही हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स और कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है। जो भी प्रोटॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं, न्यूक्लियर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उन सबको एक साथ कंबाइंड रखने का काम यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रहता है। वरना अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं रहेगा सो प्रोटॉन्स बाकी अदर चार्ज पार्टिकल्स को अपने से रिफ्लेक्ट करेगा, उस पर रिपल्शन करेगा, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा एंड सारे एटम्स कोलाइड कर जाएंगे, टूट जाएंगे, जिसकी वजह से इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन एंड हमारा सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स। इन चारों फोर्सेस में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इट चार्ज इंडिपेंडेंटली, मतलब कि ये किसी दूसरे चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। चाहे कितना भी बड़ा चार्ज हो या फिर कितना भी छोटा चार्ज हो, इन सारे चार्ज के ऊपर ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। ये प्रोटॉन्स के ऊपर भी एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर भी इक्वल अमाउंट में वर्क करता है, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है। इट रेंजेस इज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर टू द न्यूक्लियर डायमेंशंस 10⁻⁻15 मीटर्स, मतलब कि ये बहुत ही छोटे रेंजेस तक लगता है। 10⁻⁻15 मीटर्स इसका हाईएस्ट रेंज है, इससे ज्यादा रेंज तक ये वर्क नहीं कर सकता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लाई। न्यूक्लाई का जो स्टेबिलिटी रहता है ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही मेंटेन करता है, वरना तो इसके बिना न्यूक्लाई भी एक जगह मेंटेन नहीं रह पाएगा और वो बर्स्ट हो जाएगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा ड्यू टू द रिपल्शन नेचर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स अपने जैसे चार्ज को हमेशा रिपल्स करते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रॉन्स को भी रिपल्स करेंगे एंड सारे पार्टिकल्स कोलाइड कर जाएंगे, सारे एटम्स कोलाइड कर जाएंगे और हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंदर इतना ही। इस लेक्चर के अंदर हमने वन शॉट के अंदर कंप्लीट किया अपना फिजिकल वर्ल्ड ओवी 20 मिनट्स के अंदर। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।